हाय एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम ट्रैकर्स। आप सभी को पता ही होगा कि जूनियर असिस्टेंट एग्जाम से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले रिलीज हुई है जिसमें ये मेंशन था कि आपका जो एग्जाम है वो मार्च के मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा। सो इट्स हाई टाइम कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करें। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कोर्ट नॉलेज से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। So let's get started. But before starting, I want you to know this thing कि हमारी ऐप पे आपको ये सब मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एक जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो ऑलरेडी 10th February को कंडक्ट हो चुका है। अब जो आगे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा दैट इज ऑन द 18th February एंड देन द अनदर इज ऑन द 2nd March. So do download the app and attempt कीजिए। Okay, so the first question before you is, in which year was the full-fledged High Court of Judicature for Jammu and Kashmir established? जम्मू एंड कश्मीर जो हाई कोर्ट है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था फुल फ्लेजेड? आपके सामने है ये ऑप्शंस एंड यू हैव टू गिव अ राइट आंसर। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 1889, 1927, 1928 or 1939? The correct answer is 1928. Okay. Second question. Who among the following was not one of the first appointed judges of the High Court of Judicature for J&K in 1928? तो देखिए ये जो 1928 आंसर था इसका मेंशन अगले क्वेश्चन में ही देखने को मिल गया आपको। तो इनमें से कौन से ऐसे जज नहीं थे जो कि हु वाज नॉट द पार्ट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ J&K which got established in 1928? लाला कंवर सिंह, राय बहादुर लाल बोधराज साहनी, खान साहिब अग्गा सैयद हुसैन, जस्टिस मेहरचंद महाजन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? बताइए। देखिए 3 जजेस अपॉइंट किए गए थे, 3 जजेस वर अपॉइंटेड। ठीक है, उनमें से 1 आपके थे चीफ जस्टिस साहब और 2 थे आपके प्यूनी जजेस। प्यूनी जजेस मींस कि असिस्ट करने के लिए चीफ जस्टिस साहब को 2 जजेस अपॉइंट किए गए थे, तो इन टोटल हो गए 3 जजेस। इनमें से एक ऐसा नाम है जो कि इन 3 जजेस के लिस्ट में नहीं था, मतलब वो नाम आपको बताना है कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस मेहरचंद महाजन, क्योंकि इसमें जो आपके लाला कंवर सिंह थे ही वाज द चीफ जस्टिस एंड दीज टू वर द प्यूनी जजेस। ओके, मूविंग अहेड, what was the role of the board of judicial advisors established in 1939? में जो बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया था जुडिशियल एडवाइजर्स का, उसका काम क्या था? सो दीज आर दी ऑप्शंस बिफोर यू। आप ये भी कर सकते हैं कि वीडियो बीच में पॉज कर लें, आंसर सोचें एंड देन वीडियो को शुरू कीजिए और देखिए कि क्या करेक्ट आंसर है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी, it functioned as an advisory body for the ruler in civil and criminal appeals against the High Court. So your High Court got established in 1928, right? और उस टाइम पे रूलर भी थे आपके, ठीक है? तो जो हाई कोर्ट के डिसीजंस की अपील जाया करती थी या फिर वो जो मैटर कहाँ आगे जाता था वो जाता था रूलर के पास। और रूलर जो है, रूलर किससे एडवाइस लेता था? तो वो जुडिशियल एडवाइजर्स, वो जो बोर्ड था जुडिशियल एडवाइजर्स का, उनसे वो एडवाइस लेते थे कि अच्छा जी ये अपील मेरे सामने आई है रिलेटेड टू सिविल मैटर और मे बी रिलेटेड टू क्रिमिनल मैटर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन A. Okay. Now moving on to the next question. When was the jurisdiction of the Supreme Court of India extended to state of J&K? अब सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन मतलब कि सुप्रीम कोर्ट पहले आपके J&K पे किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट का नहीं था। दैट इज द रीजन हाई कोर्ट की जो डिसीजंस होते थे उसकी अपील कहाँ जाती थी? टू द रूलर, एंड रूलर को एडवाइज करता थे एडवाइजरी बोर्ड। व्हिच एडवाइजरी बोर्ड? दिस बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइस, दिस बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर्स, राइट?
तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट भी अपनी पावर अप्लाई कर सकती है जेएंड के स्टेट में, वो कब एप्लीकेबल हुआ यहाँ पर? सो इट गॉट अप्लाइड और एक्सटेंडेड टू द स्टेट ऑफ जेएंडके in the year 1954. So the correct answer for this is option B. चले आगे. Where does the Chief Justice and the administrative wing of the High Court of J&K and Ladakh कर दीजिए shift during the summer months? समर मंथ्स के ड्यूरिंग जो है आपके हाई कोर्ट की जो सीट है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो चीफ जस्टिस हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है हाई कोर्ट का, वो कहां पर शिफ्ट कर जाता है, आपको बताना है. वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, श्रीनगर. एंड विंटर मंथ्स में इट इज जम्मू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिग्निफिकेंट इवेंट रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच टुक प्लेस इन श्रीनगर कंसर्निंग 17 पेंडिंग अपील्स. में थोड़ी देर के लिए साइड हटती हूँ सो दैट आप पूरा क्वेश्चन रीड कर सकें. ओके, सो विच सिग्निफिकेंट इवेंट रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन श्रीनगर कंसर्निंग 17 पेंडिंग अपील्स. बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. So the correct answer for this will be option B. It was a special bench of the Supreme Court which held its only sitting outside Delhi to hear these appeals. अब देखिए हुआ क्या था, जुडिशियल एडवाइजर्स का जो बोर्ड था ना, वो एबॉलिश कर दिया गया. करेक्ट. और हाई कोर्ट की अपील्स कहाँ पेंडिंग थी? इस जुडिशियल एडवाइजर्स के पास. ठीक है, जो कि इनको एडवाइस किसको करना होता था? अल्टीमेटली रूलर. सो यू कैन से दैट रूलर के पास ये अपील्स पेंडिंग थी. कितनी? 17. अब ये जो बोर्ड है वो क्या हो जाता है? रिपील कर दिया जाता है, और यू कैन से दैट कि इसको पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया जाता है. ठीक है, दिस बोर्ड हैज बीन अबॉलिश्ड. अब उन 17 अपील्स का क्या, वो कौन सुनेगा? और सुप्रीम कोर्ट का उस टाइम पे जुरिस्डिक्शन जो था वो एक्सटेंड भी नहीं किया गया था जेएंडके में. तो ऐसे में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल जो बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसकी ये जो अपील्स थी वो दिल्ली में नहीं सुनी गई. बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? वी नो दैट सुप्रीम कोर्ट इज इन दिल्ली. तो ये जो अपील्स है वो दिल्ली में नहीं सुनी गई. उसके लिए एक स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया. और ये जो बेंच है ये कहाँ पर इसने ये अपील्स को सुना? श्रीनगर में. श्रीनगर में इन अपील्स को सुना. और इस बेंच में 3 आपके जो थे जजेस थे. अब उनके नाम क्या थे आप सोचिए. ठीक है, आगे शायद आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाए, बट अभी के लिए आप नाम सोच सकते हैं कि वो 3 जजेस कौन थे इस स्पेशल बेंच के जो पार्ट थे. सो दिस स्पेशल बेंच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ऑर्डर टू हियर दीज 17 पेंडिंग अपील्स. रीजन क्या था कि ये 17 अपील्स क्यों सुननी पड़ी? बिकॉज जुडिशियल एडवाइजर्स का जो बोर्ड था वो ही अबॉलिश हो गया था. ओके चले आगे. देखिए आ भी गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस वाज नॉट पार्ट ऑफ द स्पेशल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू हियर 17 पेंडिंग अपील्स. तो मैंने आपको क्या कहा कि 3 जजेस इस बेंच का पार्ट थे. ठीक है, अब ऐसे में कौन सा ऐसा जज है यहाँ पे जिनका आपको नाम दिख रहा है हु वाज नॉट द पार्ट ऑफ दैट स्पेशल बेंच, वो आपको बताना है. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? What will be the correct answer? The correct answer will be Justice B.P. Sinha. He was not the part of this special bench. The other 3 were the part. और उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस थे that was जस्टिस M.C. महाजन और मेहर चंद महाजन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A legal document issued by the court requiring a party or witness to appear before it is called. ऐसा कोई लीगल दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जो कि कौन इशू करता है? कोर्ट इशू करता है. और क्यों इशू कर रहा है? क्योंकि चाहता है कोर्ट कि उसके सामने ये जो पर्टिकुलर पार्टी है वो प्रेजेंट हो या ये पर्टिकुलर विटनेस आए. तो ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है इसको क्या कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर वारंट्स, समन्स, एफिडेविट और चार्जशीट. द करेक्ट आंसर विल बी समन्स.
Summon is actually the calling of the court, that कोर्ट आपको बुला रहा है कि मेरे सामने पेश होइए. सो summons is the correct answer. चलिए, a legal document that contains the details of a crime and is filed by the police with the court, I'm really sorry, with the court after an investigation is completed is called. देखिए, कोई मैटर है, उसमें एफआईआर लगी, एफआईआर लगने के बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है. क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, ऑब्वियस सी बात है, पुलिस करती है. और इन्वेस्टिगेशन करने का पर्पस क्या है कि एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं. अब जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई, सब कुछ हो गया, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है इस स्टेज के बाद. ठीक है, एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें कि उस क्राइम से रिलेटेड जिसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है उसकी पूरी डिटेल्स होती हैं. ठीक है, और ये कौन फाइल करता है, पुलिस वाले, बिकॉज उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, तो वो पूरी डिटेल्स लिख के दे रहे हैं इस लीगल डॉक्यूमेंट पे, एंड दे हैव टू फाइल इट बिफोर द कोर्ट. जब इनकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है तो उस लीगल डॉक्यूमेंट का नाम क्या है जो वो सबमिट करते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, आपको वो बताना है. ठीक है, तो ये है आपके सामने ऑप्शंस. बताइए क्या है करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर विल बी चार्जशीट. इसको आप ये समझ लीजिए, आरोप पत्र. ठीक है, जिसपे कि आरोप लगे हैं किसी एक पर्सन पे आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कि इसने ये जो है क्राइम किया है. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड, दिस लीगल डॉक्यूमेंट इज नोन एज चार्जशीट. चलिए आगे, चलिए. A record of all important events that take place in a police station on the daily basis is kept in. अब कह रहे हैं कि रिकॉर्ड सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स का जो कि पुलिस स्टेशन में होते हैं, कि पुलिस स्टेशन में कितने बजे कोई आ रहा है, कब पुलिस स्टेशन से जा रहा है, क्या पुलिस स्टेशन में हो रहा है, कौन सा पुलिस वाला अंदर आ रहा है या कौन सा व्यक्ति पुलिस स्टेशन में एंट्री ले रहा है, वो सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं. जैसे आपको पता होगा, आप लाइब्रेरी जाते हैं अगर, तो लाइब्रेरी में एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है. उस रजिस्टर में आप कब लाइब्रेरी में एंटर किए हैं तो आपको अपना नाम लिखना होता है, आपको टाइम लिखना होता है, फिर अपना फोन नंबर देना होता है, एंड ऑल्सो सिग्नेचर्स. तो उसी तरीके से पुलिस वालों के पास भी एक डायरी मेंटेन्ड होती है जिसमें कि पल पल की जो भी चीज हुई है वो ने उस डायरी में लिखनी ही लिखनी होती है. सो उस डायरी को क्या कहा जाता है, या मतलब वो जो रजिस्टर है, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो उसको क्या कहा जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज डेली डायरी विच दे हैव टू मेंटेन ऑन डेली बेसिस. और जम्मू में जो उसके लिए वर्ड यूज होता है, जो पुलिस वाले वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एक्चुअली रोजनामचा. ठीक है, द करेक्ट वर्ड इज डेली डायरी. द करेक्ट आंसर इज डेली डायरी, एंड द वर्ड जो कि यूज किया जाता है बाय द पुलिस वो है रोजनामचा. ठीक है, A record of the proceedings of a police investigation kept by the investigating officer for a specific case. यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक केस का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है. ठीक है, किसी चीज का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है. किस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, किसी स्पेसिफिक केस का, तो उसको क्या कहेंगे. सो द करेक्ट आंसर, वेरी इजी, उसको कहेंगे केस डायरी, बिकॉज एक स्पेसिफिक केस का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है. रोज की जो वारदातें हो रही है, पुलिस में जो भी चीजें हैपनिंग हो रही है वो रिकॉर्ड नहीं की जा रही है, एक स्पेसिफिक केस की डिटेल्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है. तो करेक्ट आंसर होगा केस डायरी. ठीक है, एंड डेली डायरी किस पर्पस के लिए है, एज आई टोल्ड यू, फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन द पुलिस स्टेशन. ओके, चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल इज कॉल्ड. अगर आपने अपनी वसीयत नहीं बनाई है और किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे. टू डाई विदाउट अ विल इज कॉल्ड इंटेस्टेट. ये पर्सन इंटेस्टेट मर गया, मीनिंग देयर बाय कि बिना विल बनाए ही इस पर्सन की डेथ हो गई. ठीक है, Which of the following is not a method of alternative dispute resolution? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं.
और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी चीज जो है वो एडीआर में फॉल नहीं करी। एडीआर की फुल फॉर्म क्या है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। कि डिस्प्यूट माने झगड़े, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने का ऑल्टरनेटिव तरीका। तो ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है? हमें एक तरीका पता है कि अगर कभी डिस्प्यूट होता है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो कहाँ जाते हैं लोग? कोर्ट के पास जाते हैं। बट देयर आर सर्टेन ऑल्टरनेटिव रेमेडीज भी हैं कि अगर कोर्ट नहीं जाना तो आप यहाँ जा सकते हो। तो वो कुछ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस यहाँ पे मेंशन्ड है। अब इसमें से एडीआर की कौन सा मेथड नहीं है वो बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब है कि आप कोर्ट में जाके प्रॉपर वे में केस लड़ रहे हैं। इट मीन्स यू आर लिटिगेटिंग द केस, सो दैट इज लिटिगेशन एंड इट इज नॉट द ऑल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को आप समझ सकते हैं कि ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जब होता है। ठीक है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स। चले आगे। लोक अदालत इन इंडिया फंक्शंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट? लोक अदालत के बारे में किस एक्ट में बताया गया है? किस एक्ट में लोक अदालत से रिलेटेड प्रोविजंस हैं? दैट इज द क्वेश्चन टू यू एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, ऑप्शन बी। यहाँ पे इस एक्ट में आपको लोक अदालत से रिलेटेड प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चले आगे। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडीआर मैकेनिज्म? अब ये जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस की हमने बात की, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब तक तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज टू अवॉइड द कोर्ट इंटरवेंशन। हम नहीं चाह रहे कि हम कोर्ट कचहरी के मसलों में पड़े, बिकॉज इट इज अ लेंदी प्रोसेस, एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सो टू अवॉइड दैट थिंग, तभी लोगों को लगता है कि ठीक है हम एडीआर मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, एडीआर में जाते हैं। सो दैट इज द रीजन टू अवॉइड द कोर्ट इंटरवेंशन। Next question before you is a civil action brought by the party against another in a court of law is known as। ये क्या है? सिविल दावा है, सिविल एक्शन है, नॉट अ क्रिमिनल एक्शन। सिविल एक्शन, किसी पार्टी ने अगर किसी के खिलाफ एक सिविल एक्शन लिया है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसके लिए एक वर्ड है जो यूज किया जाता है, वही आपका यहाँ पे आंसर है। सो द करेक्ट वर्ड इज सूट। ठीक है, इट इज नॉट द सूट की पहनने वाला, इट इज अ दावा। ठीक है, दावा फाइल करना विच इज एक्चुअली ए सिविल केस। तो सिविल केस को हम जो लीगल टर्मिनोलॉजी में नाम देते हैं दैट इज द सूट। ओके, और आपके कौन से सिविल केसेस हैं या सूट कौन से होते हैं? जनरली रिलेटेड टू योर से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो गए, है ना, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ये आपके सारे सिविल केसेस हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो गए या फिर डिवोर्स केस हो गए, ये आपके सिविल में फॉल करते हैं। दे आर नॉट अंडर द क्रिमिनल पोर्शन, इट इज अंडर योर सिविल लॉज। ओके, चलो। The authentication of a signature by an authorized person such as oath commissioner or a notary public is called। अगर कोई oath commissioner या notary किसी के सिग्नेचर को वेरीफाई कर रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे या इस चीज को क्या कहा जाएगा? इफ somebody, not somebody, here is mentioned कि oath commissioner या notary, मान लीजिए कोई एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है ना कि विटनेसेस, रुक जाइए, कोई एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है कभी कभार कि ये विटनेसेस होंगे, ठीक है, विटनेस 1, विटनेस 2। अब आप नोटरी के सामने या ओथ कमिश्नर के सामने कोई विटनेस अगर सिग्नेचर कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो वेरिफिकेशन, हु इज डूइंग दिस वेरिफिकेशन थिंग कौन कर रहा है? आपके नोटरी साहब या ओथ कमिश्नर। तो इसको क्या कहा जाता है? इस वेरिफिकेशन चीज
जो हो रही है यहाँ पे, इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड अटेस्टेशन, ठीक है, इट इज कॉल्ड अटेस्टेशन, कि ये जो सिग्नेचर्स हैं मेरे सामने हुए हैं और मुझे पता है कि ये जो सिग्नेचर है इसी व्यक्ति के हैं, ये मैं वेरीफाई करता हूं, इस चीज को अटेस्टेशन कहा जाता है। नाउ व्हाट डज दावा मीन इन लीगल टर्मिनोलॉजी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये वर्ड यूज किया, दावा करना, ठीक है, मुझे दावा करना है किसी के अगेंस्ट, इट मीन्स कि मुझे एक सिविल सूट फाइल करना है या सिविल केस फाइल करना है, और सिविल केस का दूसरा नाम यहाँ पे जिसको जो हम लीगल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, इट इज सूट फाइल करना है, ठीक है। तो करेक्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सूट, कि मुझे किसी के अगेंस्ट अगर दावा करना है, व्हाट डज इट मीन, कि दैट आई हैव टू फाइल अ सिविल सूट अगेंस्ट दिस पर्सन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुद्दई? इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स में मुद्दई वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? सो मुद्दई वर्ड इज यूज फॉर द प्लेंटिफ। नाउ हु इज प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन है? जब भी एक सिविल सूट फाइल होता है, सिविल सूट जब फाइल होता है, तो जो व्यक्ति ये सूट फाइल कर रहा है, हु इज फाइलिंग द सूट, हु इज फाइलिंग द सूट, वो व्यक्ति है प्लेंटिफ, और जिसके अगेंस्ट किया जा रहा है ये सूट फाइल, जिसके अगेंस्ट फाइलिंग हो रही है, ठीक है, जिसको अब ये डिफेंड करना पड़ेगा, वो होता है डिफेंडेंट, ठीक है। सो प्लेंटिफ को उर्दू में क्या कहा जाता है? इन द कोर्ट्स इट इज द वर्ड फॉर इट इज मुद्दई, ओके। विच उर्दू टर्म इज यूज फॉर चार्जशीट? चार्जशीट के लिए कौन सी उर्दू टर्म यूज की जाती है? और हमें यही पता है, चार्जशीट वर्ड नहीं पता होता लोगों को इसी वर्ड का पता होता है, दैट इज चलान। इट इज नॉट द ट्रैफिक वाला चलान, ये चार्जशीट के लिए भी वर्ड चलान ही यूज किया जाता है, कि आज कोर्ट में चलान पेश होना है, मतलब कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल करनी है। सो द करेक्ट आंसर इज चलान। मुख्तारनामा, मुख्तारनामा क्या है? ये किसके लिए यूज हो रहा है? ये लीगल टर्म है, और किसके लिए यूज हो रही है ये टर्म? सो दिस इज फॉर पावर ऑफ अटॉर्नी। व्हाट इज दिस पावर ऑफ अटॉर्नी? पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है कि आई एम गिविंग यू द अथॉरिटी, कि आप मेरे बिहाफ पे कुछ भी करो। इट कैन बी कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल आप करोगे, इसका जो ट्रांसफर करना है किसी को आपको, या जो भी करना है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मैं आपको इसकी अथॉरिटी देता हूँ। तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये अथॉरिटी दी जा रही है, इस डॉक्यूमेंट को पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबूरी हुक्म या हुक्मा। अबूरी हुक्म, हुक्मा, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, इसका क्या मतलब है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबूरी हुक्म? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर इज, अभी आपका जो मेन केस है वो पेंडिंग है डिस्पोजल के लिए, इन बिटवीन अगर कोई ऑर्डर जो हो रहा है उसको बोलेंगे इंटरिम ऑर्डर, ओके। जैसे कि आपके स्टे ऑर्डर्स जो होते हैं, अभी जो केस है वो फाइनली डिसाइड नहीं हुआ होता, उस पर जजमेंट नहीं आई होती, बट स्टे मिल जाता है, सो दैट इज योर इंटरिम ऑर्डर। द टर्म इंतकाल इज यूज्ड फॉर, इंतकाल वर्ड किस लिए यूज होता है? तो ये आपके कुछ रेवेन्यू टर्मिनोलॉजीज हैं, रेवेन्यू रिलेटेड, जो कि जमीनी मामलों में यूज होती है। जब प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये सब चीजें, ये जो वर्ड्स हैं ये यूज किए जाते हैं। इंतकाल का मतलब होता है म्यूटेशन और म्यूटेशन का अगर मैं ऐसे मीनिंग आपको बताऊं, इस चेंज आना। तो चेंज कैसे आएगा? अगर कोई प्रॉपर्टी आज मेरी थी, ठीक है, मतलब आज मेरी है, और कल को मैं सेल डीड के थ्रू या किसी वे में गिफ्ट डीड के थ्रू किसी और को देती हूँ, तो ओनरशिप में चेंज आया, पहले मैं ओनर थी, अब कोई और ओनर है, सो देयर इज अ चेंज। इसी चेंज को इंतकाल या म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। सो इट इज द म्यूटेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स। The office responsible for maintaining land records at the village level पे जो land records को maintain करते हैं उसको क्या कहते हैं? That office is called, ऑप्शन बी, पटवार खाना या पटवारी का ऑफिस जो आपने सुना होगा, that is the correct answer for this question. चलिए आगे। गिरदौरी is related to which of the following? So again this is something related to the revenue record वाली चीजें हैं जो अब हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं। So what is the correct answer for this? गिरदौरी, गिरदौरी का मतलब होता है
क्रॉप इंस्पेक्शन रिपोर्ट. ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्रॉप इंस्पेक्शन रिपोर्ट. नाउ विच डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स द लैंड ओनरशिप डिटेल्स, कि कोई किसी लैंड का कौन ओनर है और उसके पास कितनी लैंड है, 1 कनाल है, 10 मरला है, वो जो सारी डिटेल्स हैं वो किस डॉक्यूमेंट में होती है. अगर आपको कल को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए और आपको पता नहीं है कि भाई अब मुझे जाके क्या मांगना है, ठीक है, बस मुझे इतना पता है दैट आई वांट टू नो कि ये जो लैंड है इसका ओनर कौन है, और इसका ओनर तो ये है बट इसके नाम कितनी जमीन है, 10 मरला है या फिर 1 कनाल है, तो ये सब बातें अगर आप जानना चाहते हो तो व्हाट विल यू से, कि मुझे फर्द जो है वो दिखाया जाए या इशू किया जाए. ठीक है, सो फर्द इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. What is the Urdu term for mutation of land? That we have discussed. So the correct answer is इंतकाल. उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलकियत किसको बोला जाता है. मलकियत से समझ लो मालिक कौन है, तो मालिक क्या हुआ? ओनर. सो द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज ओनरशिप. जब पूछा जाए कि इस प्रॉपर्टी की मलकियत किसके पास है, मतलब हु इज द ओनर ऑफ दिस लैंड, ये इस बात का मतलब होगा. सो द करेक्ट आंसर इज ओनरशिप. ओके, चलिए. Which of the following courts primarily deals with criminal cases at district level पे criminal cases से कौन सी कोर्ट डील करती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिमिनल केसेस से कौन सी कोर्ट डील करती है? योर करेक्ट आंसर विल बी सेशंस कोर्ट. बिकॉज एक होती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, दिस इज द नेम ऑफ द कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट जो ये वर्ड यूज हो रहा है, एक ही कोर्ट है. ठीक है, जब ये कोर्ट सिविल मैटर से डील कर रही है तो इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे. जब ये कोर्ट क्रिमिनल मैटर से डील कर रही है तो इसको सेशंस कोर्ट बोलेंगे. ठीक है, देखिए क्या होता है ना, काम बाइफर्केटेड है कि मान लीजिए ब्रेक से पहले क्रिमिनल केसेस उठेंगे, तो जब क्रिमिनल केसेस उठेंगे ये जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको हम सेशंस कोर्ट बोलेंगे. अब ब्रेक के बाद सिविल केसेस जो है उससे डील किया जाएगा, तो अब हम इस कोर्ट को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे, सेशंस कोर्ट नहीं बोलेंगे. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स हेयर द अपील फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की अपील कहां जाती है? वेरी इजी, हाई कोर्ट्स के पास. ठीक है, हाई कोर्ट के पास आपकी अपील जाती है, किसकी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की. चलिए, सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू सो मच.